मूवी शुरू होती है और हम देसू नाम के बंदे को देखते हैं। देसू के लिए आज खास दिन होता है क्योंकि आज उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। उसे इस वक्त उसके घर पे होना चाहिए पर वो पुलिस स्टेशन में होता है। पुलिस स्टेशन में इसलिए क्योंकि देसू ने मार्केट में शराब पीकर मारपीट की थी। देसू पुलिस वाले को बोलता है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, सो इसलिए उसे जाने दो। वो अपनी बेटी के लिए लाया परी वाला ड्रेस भी दिखाता है पर उस पुलिस वाले को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। थोड़ी देर में देसू का फ्रेंड जुआन आके देसू की जमानत करके देसू को छुड़ा लेता है। देसू जैसे ही पुलिस स्टेशन से छूटता है सीधा पीसीयू से अपनी बेटी को फोन करके उससे लेट आने के लिए माफी मांगता है। इसके बाद जुआन फोन पे बात करने लगता है। जुआन जब बात खत्म करके पीछे मुड़ता है तो उसे देसू की बेटी का परी वाला ड्रेस जमीन पे गिरा मिलता है पर देसू वहाँ से गायब होता है। समय बीतता है और हम 2 महीने के बाद हम एक काल कोठरी का सीन देखते हैं। देसू यहाँ होता है। यहाँ क्यों होता है ये तो देसू को भी नहीं पता, इसलिए देसू उस खाना देने वाले से इस बारे में पूछता है। वो उसे कुछ नहीं बताता। इसी गुस्से में देसू लाया खाना भी फेंक देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि देसू को अब यहाँ इस कोठरी में एक लंबा अरसा बिताना है, पूरे 15 सालों का। देसू का वो रूम एक नॉर्मल सा होता है, जेल जैसा नहीं होता और ऐसा इसलिए क्योंकि देसू को किसी ने किडनैप किया होता है। इस रूम में एक टीवी भी होता है। देसू अपना पूरा समय टीवी देखते हुए निकालता है। हर महीने देसू के रूम में एक धीमी आवाज में सायरन बजता है और इसके जस्ट बाद में उस रूम में गैस छोड़ी जाती है। दरअसल वो गैस देसू को बेहोश करने के लिए छोड़ी जाती थी। देसू की बेहोशी में उस रूम में कुछ लोग आते और रूम की साफ सफाई के अलावा देसू के दाढ़ी और बाल बनाकर चले जाते। एक दिन देसू टीवी में न्यूज देखता है कि उसकी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस के मुताबिक वो हत्या देसू ने की है। वैसे असल में वो हत्या किडनैपर ने करी होती है जिसने देसू को यहाँ कैद करके रखा है। उस किडनैपर ने देसू के बेहोशी में यूज किए गए गिलास और फिंगरप्रिंट लेकर उस क्राइम सीन पे सबूत के तौर पर रख दिया होता है। ये खबर सुनकर देसू को दौरा पड़ने लगता है। देसू जीने की आस छोड़ देता है और अपने सर को मिरर पे दे मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। देसू को आदत सी हो गई थी। टीवी के लोगों को वो अपना दोस्त मानता और बीच बीच में जब भी घर की याद आती वो अपना सर दीवार पे पटक के बेहोश हो जाता। देसू याद करने की कोशिश करता कि आखिर मुझे यहाँ किसने किडनैप किया होगा, इसलिए वो उन सभी के नाम एक डायरी पर लिखना चालू करता है जिसकी उससे कभी लड़ाई हुई थी। पर किसी एक का नाम लेना असंभव था क्योंकि जब देसू लिस्ट बनाना चालू करता है तो पूरी डायरी ही भर जाती है। देसू उस रूम में टीवी में देखकर खुद को फाइटिंग के लिए ट्रेन करता है ताकि जिस दिन वो इस कैद से आजाद होए तो उस किडनैपर को छठी का दूध याद दिला सके। वैसे इस बीच देसू उस रूम में एक सुरंग बनाने में कामयाब हो जाता है पर वहाँ से निकल पाना नामुमकिन था क्योंकि वो जगह 15वें फ्लोर पे थी और यहाँ से कूदकर जिंदा बचना असंभव था। खैर देखते देखते 15 साल पूरे हो जाते हैं और रूम में एक सायरन के साथ बेहोशी वाली गैस छोड़ी जाती है और जिसके बाद जब देसू की आंख खुलती है तो उसके सामने एक औरत होती है जो उसे हिप्नोटाइज करके छोड़ देती है। उसके बाद जब देसू को होश आता है तो वो एक बिल्डिंग की छत पे होता है। उसके सामने एक आदमी अपने कुत्ते के साथ सुसाइड करने जा रहा होता है। देसू उस आदमी को जबरदस्ती अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि कैसे वो 15 सालों तक उस जेल में रहा और जब उस आदमी की बारी आती है तो वो सुनने की बजाय वहां से निकल लेता है। देसू उस बिल्डिंग से नीचे उतरकर एक जगह पहुंचता है तो वहां कुछ टपोरी लोग एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। देसू के पास मौका होता है अपनी 15 सालों की फाइटिंग प्रैक्टिस को आजमाने का और फिर वो उन 4 लफंगों से अकेला ही भिड़ जाता है। फाइनली ट्रेनिंग काम आती है। इन लोगों को पीटने के बाद देसू किडनैपर की तलाश में एक मछली की दुकान के पास रुकता है। वहाँ पे एक आदमी देसू को एक मोबाइल और एक वॉलेट देकर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। 15 सालों तक एक ही तरह का खाना खा खा के देसू बोर हो चुका था। पैसे मिलते वो एक रेस्टोरेंट में अपनी पसंद की चीज खाने जाता है। देसू उस रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक लड़की से मिलता है जिसका नाम मेडो होता है। देसू मेडो को एक जिंदा चीज लाने का ऑर्डर देता है। कमाल की बात ये थी कि देसू और मेडो एक दूसरे को जाने पहचाने लग रहे थे। खैर देसू खाने के इंतजार में बैठा ही होता है कि तभी देसू को मिले फोन पे उस किडनैपर का फोन आता है। देसू उस किडनैपर से कई सवाल करता है पर वो किडनैपर देसू के किसी सवाल का जवाब दिए बिना फोन काट देता है। उसके बाद मेडो देसू के लिए एक जिंदा ऑक्टोपस लेकर आती है। देसू उस ऑक्टोपस को खाते खाते बेहोश हो जाता है। होश आता है तो देसू मेडो के घर पे होता है और मेडो देसू की डायरी पढ़ रही होती है। देसू मेडो से वो डायरी छीन लेता है। इसके बाद मेडो बाथरूम में चले जाती है। 15 सालों से प्यार की भूख देसू अब बर्दाश्त नहीं कर पाता और बाथरूम में घुसकर मेडो को किस करने लगता है। किसी तरह मेडो देसू को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती है। प्यार का नशा टूटने के बाद देसू को पछतावा होने लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है जिसपे मेडो देसू से कहती है कि ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तभी तुम्हें अपने घर पे लेके आऊं, बस अभी मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ, जब होंगी तो तुम्हें खुद बता दूंगी। इसके नेक्स्ट सीन में देसू के ही एक रिश्तेदार से उसकी बेटी के बारे में पता चलता है कि देसू की पत्नी के मरने के बाद उसकी बेटी को किसी ने गोद ले लिया था। देसू फिर से किडनैपर की तलाश में लग जाता है और इसके लिए वो हर होटल में जाकर वो डिश खाता है जिसे उसने 15
सालों तक खाया था ताकि वहाँ से कोई न कोई सुराग तो मिल सके। इसी बीच एक दिन मिडो ऑनलाइन वीडियो कॉल पे किसी एवरग्रीन से बात कर रही होती है। देसु को देखते ही एवरग्रीन देसु से उसके जेल के एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। देसु को शक हो जाता है कि मिडो उस किडनैपर से मिली हुई है और देसु तभी वो घर छोड़ के चला जाता है। इसके बाद देसु उस फूड डिलीवरी वाले को ढूंढ लेता है जो उस कैद में खाना पहुंचाया करता था और उसके जरिए वो उस आदमी तक भी पहुंच जाता है जिसने उसे कैद करके रखा था। देसु अपने 15 सालों का बदला उसके 15 दांत निकाल कर लेता है और उसके बाद पूछने पर पता चलता है कि वो मैन किडनैपर नहीं है, वो तो बस एक कॉन्ट्रैक्टर है जो पैसे के बदले ये सब करता है। इसी बीच कॉन्ट्रैक्टर के कई लड़के उसे घेर लेते हैं। देसु और उन सब में भयंकर लड़ाई होती है और फाइनली देसु उन सब लड़कों को पीट कर वहाँ से निकल आता है। देसु को भी काफी चोट लगी होती है इसलिए वो रोड क्रॉसिंग करते समय वहीं पे गिर जाता है। एक भला आदमी देसु को उठाकर टैक्सी में बिठाता है और कमाल की बात कि उस अजनबी को पता था कि देसु मिडो के घर पे रहता था, इसलिए वो ड्राइवर को मिडो का एड्रेस बताता है। दरअसल ये कोई भला आदमी नहीं बल्कि यही वो किडनैपर होता है जिसकी देसु को तलाश होती है। देसु अभी इस हालत में नहीं होता कि वो उसे पकड़ सके। नेक्स्ट सीन में हम देसु को मिडो के घर पे जागते हुए देखते हैं। देसु अपने साथ उस कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ से कैसेट लाया था जिसमें उस किडनैपर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच बातचीत रिकॉर्ड थी। देसु उसे सुनने लगता है और यहाँ पे पता चलता है कि उस किडनैपर ने देसु को सजा देने के लिए 15 सालों तक का इंतजार किया था। ये सुनकर देसु हैरान रह जाता है कि ऐसा कौन है जिसने मुझसे बदला लेने के लिए 15 सालों तक इंतजार किया। इसी बातचीत में देसु अपने दोस्त जुआन के कैफे की बात सुनता है और तभी उसे जुआन की याद आती है और वो फौरन उससे मिलने चला जाता है। देसु को जिंदा देखकर जुआन खुशी से रोने लगता है। जुआन का अपना साइबर कैफे होता है और इसी जगह पे देसु जुआन की मदद से ऑनलाइन आईडी क्रिएट करके उस एवरग्रीन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही जुआन उस आईडी को ट्रैक करके उसका एड्रेस पता कर लेता है। देसु को उस एवरग्रीन को खोजने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि एवरग्रीन यानी किडनैपर ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी और उसे एड्रेस भी जानने का मौका दिया था। जब देसु उसके एड्रेस पे जाता है तो वो किडनैपर पहले से ही देसु का इंतजार कर रहा होता है। देसु उसे देखते ही मारने को दौड़ता है पर किडनैपर उसे बताता है कि मेरा हार्ट कमजोर है जिसको चलाने के लिए अंदर एक मोटर फिट है और उस मोटर का कंट्रोल इस रिमोट में है। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं इस रिमोट से मोटर बंद कर दूंगा और फिर तुम सर पटक कर रह जाओगे और ये कभी नहीं जान पाओगे कि आखिर मैंने तुम्हें 15 सालों तक कैद करके क्यों रखा। इसके बाद वो किडनैपर देसु को 5 दिन का टाइम देता है सच्चाई का पता लगाने के लिए। देसु जब मिडो के पास आता है यहाँ वो कॉन्ट्रैक्टर अपने आदमियों के साथ बदला लेने के लिए तैयार होता है। कॉन्ट्रैक्टर देसु को वही दर्द देने आया था जैसा दर्द देसु ने दिया था, उसकी बत्ती सी निकाल के। कॉन्ट्रैक्टर देसु की आंख में खौफ देखना चाहता था जब वो उसके सारे दांत एक एक करके निकाले, पर उल्टा देसु ही उन सब पे जोर जोर से हंसने लगता है। कॉन्ट्रैक्टर कुछ समझ पाता इतने में उस किडनैपर का फोन आता है। किडनैपर ने उस कॉन्ट्रैक्टर को देसु के घर का पता बताया होता है और अब वो ही किडनैपर को उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। इसके बदले उसे एक पेटी रोकड़ा भी देता है। पैसे पाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर वहां से अपने आदमियों के साथ चला जाता है। कॉन्ट्रैक्टर के जाते देसु भी मिडो को लेकर किसी होटल में रहने के लिए चला जाता है। देसु समझ गया था कि उसके इस ठिकाने का पता सबको चल गया है, इसलिए उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। रास्ते में मिडो देसु का फेवरेट गाना गुनगुनाती है। इसका मतलब मिडो देसु को पूरी तरह से चाहने लगी है और इसके बाद दोनों होटल के रूम में पहुंचकर पहली बार इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि देसु भी मिडो की काफी परवाह करता है, पर वहीं इन दोनों की सारी बातें किडनैपर सुन रहा होता है क्योंकि जब देसु जेल में था तब उसके शरीर में किडनैपर ने ट्रांसमीटर फिट कर दिया था ताकि उस पे नजर रख सके। उसी ट्रांसमीटर की मदद से किडनैपर उसके रूम तक पहुंच जाता है और रूम के बाहर से ही देसु के कमरे में बेहोशी वाली हवा छोड़ देता है जिससे देसु पूरी तरह से बेहोश हो जाए। रूम में पहुंचकर किडनैपर दोनों को बिना कपड़ों के बिस्तर पे सोता देख बहुत खुश होता है। यही इस मूवी का सबसे मेन रीजन है जिसकी पूरी जानकारी मूवी के लास्ट में होगी। खैर, देसु की जब आंख खुलती है तो उसके सामने टेबल पे एक बॉक्स पड़ा होता है। देसु उस बॉक्स को ओपन करता है और जैसे मिडो उस बॉक्स के अंदर देखती है वो बेहोश होकर वहीं पे गिर जाती है। उस बॉक्स के अंदर उस कॉन्ट्रैक्टर का कटा हुआ हाथ होता है जो उस किडनैपर ने भेजा होता है। देसु ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी लोकेशन बार बार किडनैपर को कैसे पता चल जाती है। वो तुरंत एक दुकान पे जाता है और अपनी बॉडी को स्कैन करने को बोलता है। देसु के जूते में एक चिप मिलती है, वो उसे निकाल देता है, पर पता नहीं किडनैपर ने देसु के किस हिस्से में ट्रांसमीटर फिट किया होता है जिसकी बातें वो अभी भी सुन पा रहा होता है। मिडो इंटरनेट पे एवरग्रीन के बारे में सर्च करने लगती है। कई सारे ऑप्शन को पढ़ते हुए जब मिडो एक नाम पढ़ती एवरग्रीन ओल्ड बॉय सोंगकोंग हाई स्कूल, ये सुनते ही देसु और उसका दोस्त जुआन चौंक जाते हैं। देसु को लगता है हो न हो इन सबका इस जगह से कोई न कोई कनेक्शन जरूर होगा, इसलिए वो तुरंत मिडो को लेकर वो स्कूल पहुंचता है। मिडो एक सफाई कर्मचारी से बड़ी प्यार से बात करके पास्ट रिकॉर्ड हासिल कर लेती है। उसी रिकॉर्ड में देसु उस किडनैपर की बचपन वाली फोटो भी देखता है। कंफर्म करने के लिए देसु जुआन से उसके बारे में पूछता है पर उसे कुछ याद नहीं होता। लेकिन जब देसु लिसुआ के बारे में
में पूछता है तो जुआन उसे बताता है कि हाँ वो मेरे क्लास में पढ़ती थी, तुम्हारे बाजू वाले क्लास में। तुम्हारे उस स्कूल से जाने के कुछ दिन बाद ही उसने वहीं के एक तालाब में कूदकर जान दे दी थी। वैसे दिखने में सुंदर थी पर एकदम कैरेक्टरलेस थी। उसका लगभग हर किसी के साथ टांका सेट था। काश मैंने भी उसके साथ मजे लिए होते। ये सारी बातें किडनैपर भी जुआन की ही दुकान से सुन रहा होता है। दरअसल जुआन जिस लड़की के बारे में बता रहा होता है वो उस किडनैपर की बहन होती है। अपनी बहन के बारे में इतनी खराब बातें किडनैपर नहीं सह पाता और उसी गुस्से में वो जुआन का मर्डर कर देता है। देसू इस टाइम पे फोन पे ही होता है। किडनैपर देसू से फोन पे एक चीज कहता है कि मेरी बहन बच्चलन नहीं थी और फोन रख देता है। अब इस पॉइंट पे देसू समझ चुका था कि पूरे खेल का इस लड़की से कोई न कोई कनेक्शन जरूर है, इसलिए वो उस लड़की के बारे में और जानकारी हासिल करने लगता है। पर इससे पहले मेडो को सेफ रखना जरूरी था, इसलिए वो मेडो को उसी जेल वाले रूम में उस कॉन्ट्रैक्टर के पास रख देता है, इस शर्त पे कि अगर वो 5 दिन में नहीं आया तो मेडो को रिहा कर देगा। देसू उस कॉन्ट्रैक्टर पे इसलिए भरोसा करता है क्योंकि किडनैपर के द्वारा हाथ काटे जाने के बाद से वो किडनैपर को भी मारना चाहता था। इसके बाद देसू अपनी एक फ्रेंड जो उसी स्कूल में पढ़ती थी उसके पास जाता है और उससे लिसुआ के बारे में पूछता है। पर उसे बस इतना पता था कि स्कूल में अफवाह थी कि वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो उसने तालाब में कूदकर जान दे दी। बाकी वो कुछ नहीं जानती थी। बैठे बैठे देसू को कुछ याद आने लगता है। वो तुरंत स्कूल के लिए निकलता है। देसू को याद आता है कि उसने लिसुआ को पहली बार उस स्कूल के कंपाउंड में देखा था। देसू अपनी मेमोरी पे और जोर डालता है तो उसे उस दिन की घटना याद आने लगती है। देसू अपने ही बचपन वाली यादों में चला जाता है। वो देखता है कि वो लिसुआ का पीछा कर रहा है। लिसुआ स्कूल के टॉप पे बने लेबोरेटरी वाले रूम में चली जाती है। देसू भी पीछा करते हुए उस रूम के दरवाजे तक पहुंच जाता है। खिड़की से झांकने पर देसू देखता है कि उस रूम में एक लिसुआ के साथ एक लड़का है जो उसकी फोटो खींच रहा है। पर थोड़ी देर बाद दोनों अचानक काम वासना में खोने लगते हैं। इसी दौरान लिसुआ देसू को देख लेती है। लिसुआ जिस लड़के के साथ होती है वो और कोई नहीं बल्कि उसका भाई ही होता है, यानी वही किडनैपर। देसू को याद आता है कि उसने इस घटना का जिक्र उसके दोस्त जुआन से किया था। किडनैपर ने कहा था कि जब तुम्हें लिसुआ के बारे में पता चल जाए तो मुझसे मिलने आना। इसलिए देसू उस किडनैपर के दिए क्लू को फॉलो करता हुआ एक बिल्डिंग तक पहुंचता है, पर वो फ्लोर को डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि तभी किडनैपर खुद उसे लेने आ जाता है। देसू उस किडनैपर से कहता है कि तुम बड़े नीच हो, अपनी ही बहन के साथ सोए, और जब ये बात मेरे जरिए पूरी स्कूल में फैल गई इसलिए तुमने मुझे कैद करके रखा। इस पे किडनैपर देसू से कहता है कि तुमने हमेशा से ही गलत सवाल किया कि आखिर मैंने तुम्हें कैद क्यों किया, जबकि तुम्हें ये सवाल पूछना चाहिए था कि मैंने तुम्हें 15 सालों के कैद के बाद जाने क्यों दिया। तो फाइनली किडनैपर अपना असली मकसद बताता है कि मैंने तुम्हें 15 सालों की कैद के बाद रिहा क्यों किया। किडनैपर देसू से कहता है कि तुम 15 सालों के बाद एक अजनबी से मिलते हो और पहली ही मुलाकात में वो तुम्हें अपने घर ले जाती है। क्या ये तुम्हें अजीब नहीं लगा? ये सब मेरे द्वारा तुम दोनों पर कराए गए हिप्नोटाइज का कमाल था। हिप्नोटाइज के द्वारा मैंने तुम दोनों के दिमाग में कुछ शब्द ऐड किए, जैसे जब तुमने पहली बार फोन पे बात की तो तुम्हें बोलना था कि कौन हो तुम, और ऐसे ही कुछ मैंने मिडो के दिमाग में डाला जिससे वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही, सब कुछ मेरे प्लान के अनुसार। इसके बाद किडनैपर उसे एक बॉक्स खोलने का बोलता है। देसू देखता है कि उस बॉक्स में एक फोटो एल्बम होता है जो कि उसी की फैमिली का होता है, देसू, उसकी वाइफ और उसकी 1 साल की बेटी। पर जैसे जैसे देसू एल्बम के पन्ने पलटना चालू करता है उसके होश उड़ने चालू हो जाते हैं और एल्बम के लास्ट पन्ने पर हम मिडो की फोटो को देखते हैं, यानी मिडो और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी ही है और उसने अपनी ही बेटी के साथ संभोग किया। ये सोचते ही देसू का कलेजा फट सा जाता है और वो किडनैपर को मारने का दौड़ता है, पर उसका बॉडीगार्ड देसू को बुरी तरह पीटता है। किडनैपर को पता होता है कि मिडो अभी उस कॉन्ट्रैक्टर के पास है, इसलिए सेम ऐसा ही एक एल्बम वाला बॉक्स कॉन्ट्रैक्टर के पास होता है, और जब किडनैपर उस कॉन्ट्रैक्टर से मिडो को बॉक्स खोलने को बोलता है तभी देसू किडनैपर से फोन छीनकर मिडो को वो बॉक्स न खोलने की कसम देता है, और वहीं देसू उस किडनैपर से बचपन की गई अनजाने में गलती की माफी मांगता है। इसके बाद भी जब किडनैपर नहीं मानता तब देसू बहुत बड़ी कीमत चुकाता है। अपने ही हाथों से वो अपनी जीभ काट लेता है और उसका आजीवन कुत्ता बनकर उसके पैरों में पड़े रहने का वादा करता है। इतना सब देखने के बाद किडनैपर उस कॉन्ट्रैक्टर को फोन करके बॉक्स ना खोलने का ऑर्डर देता है। इसके बाद किडनैपर वहां से जाने लगता है। कभी देसू को उसके हार्ट कंट्रोल वाला रिमोट मिल जाता है, वो उसका स्विच ऑन कर देता है ताकि किडनैपर का दिल धड़कना बंद हो जाए, पर वो एक झूठ होता है। जैसे ही देसू बटन दबाता है वहां रखे स्पीकर में देसू और मिडो के होटल में की गई संभोग वाली रिकॉर्डिंग चलने लगती है। देसू और जोर से चिल्लाना चालू कर देता है। किडनैपर हंस के वहां से लिफ्ट में चला जाता है। लिफ्ट में किडनैपर को आखिरी दिन की याद आती है जब लिसुआ यानी उसकी बहन प्रेग्नेंट होने की वजह से तालाब में कूदकर जान दे रही होती है और किडनैपर उसे नहीं बचा पाता है। ये सब सोचकर किडनैपर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वहीं लिफ्ट में खुद को गोली मारकर जान दे देता है क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए अब कोई वजह नहीं बची थी। उसके बाद हम लास्ट सीन में देसू को उस हिप्नोटाइज वाली औरत के साथ देखते हैं। देसू उस औरत से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी सभी यादें मिटा दे। देसू की दुख भरी स्टोरी सुनने के बाद वो औरत उसकी याददाश्त मिटाने को राजी हो जाती है और जब वो औरत देसू की याद मिटाकर वहाँ से चली जाती है तभी हम मिडो को देखते हैं जो देसू को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई थी। देसू की हालत देखकर वो उसे गले लगा लेती है और उसे बोलती है आई लव यू देसू। हम देखते हैं कि देसू रोने लगता है, यानी उसे अभी भी वो सब याद है और उसे उसी याद के सहारे जीना होगा।
और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ मूवी आपको पसंद आई हो।